बच्चों, आज हमारे सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और वो है चोल प्रशासन। तो चोल प्रशासन की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं और हमने आपको शुरू में भी बता रखा था, कल भी बता रखा था कि ये जो टॉपिक है हमारा, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहली बात आप याद रखिएगा कि जो चोलों की राजधानी है, ये देखिए राजधानी लिख दिया हमने, और चोल साम्राज्य की दो राजधानियां रही हैं। प्रारंभिक राजधानी थी तंजौर, और जब ये बदलती है राजेंद्र फर्स्ट के काल में, तब हो जाती है गंगई, कोंड, चोलपुरम। तंजौर में ही है गंगई, कोंड, चोलपुरम। ठीक है। अब आप याद रखिएगा कि चोल प्रशासन का जो प्रतीक है, ये प्रतीक आप जानते हैं डायनेस्टिक एम्बेलम जिसे कहते हैं, राजकीय प्रतीक, यह टाइगर है या आप कह सकते हैं बाघ है। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए जो राजा है, ये राजा कैसा होता था, तो आप कहेंगे सर ये वंशानुगत होता था। वंशानुगत था। और दूसरी बात हमको याद रखना है कि यह दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करता था। किसमें विश्वास करता है? आप कहेंगे दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करता था, मतलब जमीन पे देवता था। और दैवीय उत्पत्ति में विश्वास के कारण ही मंदिरों में राजा और रानी की मूर्तियां भी लगाई जाती थी। क्लियर हो गया? फिर बच्चों इसके बाद हमको याद रखना है युवराज की वहां पर क्या स्थिति है। तो आप कहेंगे राजा का बड़ा बेटा ही युवराज था या भविष्य का सम्राट था। क्लियर हो गया? अब हमारे सामने अगली जो बात निकल कर आ रही है वो क्या है? तो आप कहोगे कि सर हमारे बीच अगली बात आती है कि शासन करने के लिए क्या इनके पास मंत्रि परिषद है? तो मंत्रि परिषद नाम की कोई चीज़ यहाँ पर नहीं है, क्योंकि राजा जमीन पर देवता बन चुका है, सारी सत्ताएं इसी के अधीन निहित हैं। तो ऐसी स्थिति में मंत्रणा देने का साहस कोई कैसे कर सकता है? ठीक है। तो अब आप याद रखिएगा कि चोल प्रशासन में मंत्रि परिषद नाम की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि राजा के सहायक अधिकारी हैं। क्या है? सहायक अधिकारी। अब ये जो सहायक अधिकारी हैं, यह दो आप कर लीजिएगा, इनको हम दो लोगों नामों से जाने जाते हैं। एक है पेरुंतरम और दूसरा है सिरुंतरम, सिरुंतरम। ठीक है। जैसे आपकी किताबों में पेरुंदरम भी लिखा होगा और सिंदरम भी लिखा होगा, तो यहाँ पर शुद्ध रूप में लिखा जा रहा है सिरुंतरम और पेरुंतरम। ये क्या है? आप कहेंगे सर ये उच्च अधिकारियों का वर्ग है, उच्च अधिकारियों का एक वर्ग है। और ये क्या है? आप कहेंगे कि सर इसका उल्टा है, निम्न अधिकारियों का एक वर्ग है। ठीक है। एक अधिकारी आपको और याद रखना है, उसका नाम है कुंदर। क्या नाम है? कुंदर कुट्टम। कुट्टम। तो ये जो कुंदर कुट्टम है, ये राज दरबार का उच्च अधिकारी है। ये कहाँ का है? आप कहेंगे कि सर राज दरबार का ये उच्च अधिकारी है। ठीक है बच्चों। लेकिन बच्चों हमें एक और नाम याद रखना है, औले नायकम। औले नायकम। तो औले नायकम क्या है? आप कहेंगे सर वर्तमान के मुख्य सचिव जैसा एक पद है। ठीक है। और अब हमको याद रखना है कि जो राजा का आदेश होता था, राजा का आदेश, ये राजा का आदेश कैसा होता था? तो आप कहेंगे कि सर वो तो मौखिक होता था।
तो इस मौखिक आदेश को लिखता कौन था? तो आप कहेंगे कि सर औले नाम का एक अधिकारी लिखता था। कौन लिखता है? औले नाम का एक अधिकारी लिखता है। लेकिन ये औले ने जो मौखिक अध्यादेश या आदेश लिखा है वह सही लिखा या नहीं लिखा है? तो आप कहेंगे कि औले के लेख को, मतलब जो राजा ने बोला उसे किसने लिखा? औले ने लिखा। और औले का लेख फाइनल कौन करता है, प्रमाणिकता कौन देता है? आप कहेंगे मुख्य सचिव या औले नायकम, मतलब औले के लेख को प्रमाणिकता दे देता है कौन? औले नायकम। और फिर ये किसको सौंप दिया जाता है? तो आप कहेंगे कि सर फिर ये सौंप दिया जाता है पेरुंत्रम को, और पेरुंत्रम क्या करता है, मतलब इसको सौंप दिया जाएगा और अब यह साम्राज्य में लागू करा देगा। ठीक है। अब बच्चों हमारे सामने जो अगली बात आ रही है वो क्या है? तो आप कहेंगे कि वो हमारे सामने जो अगली बात है वो है प्रशासन की बातें। तो आइए जरा हम लोग देखते हैं कि क्या वो कैसे प्रशासन कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो आप याद रखिएगा, चोल राज्य को अत्यधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या हमारे सामने अगला पॉइंट है वो देखते हैं हम लोग। तो बच्चों हम लोग कह रहे थे कि जो चोल राज्य है, ठीक है, उस चोल राज्य में प्रांत होंगे ना, तो इन प्रांतों को क्या कहा जाता था? या राज्य है ना, तो इन राज्यों को कहा क्या जाता था? तो देखिए पहली बात आप याद रखिएगा कि बच्चों राज्य को राज्यम कहा जाता था, एक पॉइंट हो गया। और राष्ट्र को राष्ट्रम कहा जाता था। एक जनरल हमने फीचर बताया आपको, लेकिन अब आप याद रखिएगा साम्राज्य को प्रशासन के दृष्टिकोण से किस में बांटा गया है? आप कहेंगे कि सर प्रांतों में बांटा गया था। प्रांत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? मंडलम। प्रांत इक्वल टू मंडलम, ठीक है। और मंडलम का जो प्रमुख होता था उसे क्या कहा जाता था? मुंडला मडाली। मुंडला मडाली किस नाम से? मुंडला मडाली के नाम से जाना जाता था। क्लियर? फिर आपको याद रखना है मंडलम को किस में बांटा गया था? आप कहेंगे कि सर मंडलम को कोट्टम में बांटा गया था। कोट्टम को आप या कर लीजिएगा, इसी को बलनाडु कहा जाता था, बलनाडु। और इसको किस में बांटा जाता था? बलनाडु को किस में बांटा जाता था? आप कहेंगे कि सर नाडु में, ठीक है। तो बच्चों हमें इनके बारे में जानकारी नहीं है। अब जो नाडु का प्रशासन है ये कौन करता था? आप कहेंगे नाटार करता था। नाटार, नाडु का प्रशासन ये ट है, नाटार करता था, ठीक है। अब नाटार की एक परिषद हुआ करती थी, काउंसिल हुआ करती थी, और इस परिषद को क्या कहा जाता था? आप कहेंगे नाटावती कहा जाता था। नाटावती कहा जाता था। क्लियर? अब नाडु के अधीन नगर होते थे और नगर को की सभा, नगर होता था और नगर की जो सभा थी इसे क्या कहा जाता था? आप कहेंगे नगस्तार कहा जाता था। नगस्तार कहा जाता था, ठीक है। तो बच्चों ये नगर विभाजन में नहीं आएगा, इसको आप अलग कर दीजिएगा, ये हमने ब्रैकेट में डाल दिया।
तो आपने देखा मंडलों को बलनाडु में, बलनाडु को नाडु में और नाडु को किस में बांटा गया था? आप कहेंगे सर कुर्रम में बांटा गया था, कुर्रम में। क्लियर? और कुर्रम को किस में बांटा गया था? आप कहोगे कि सर ग्राम में बांटा गया था। ग्राम को उस युग में क्या कहा जाता था? उर कहा जाता था। ठीक है, और यही उर ग्राम प्रशासन की, ठीक है, क्या है, या सॉरी कह सकते हैं ग्राम या उर ही प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई क्या है? आप कहेंगे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई सर ग्राम या उर है। ठीक है, अब हमको याद रखना है ये जो ग्राम प्रशासन दिया गया है, इस ग्राम प्रशासन की जानकारी कहाँ दी गई है? आप कहेंगे सर परांतक फर्स्ट, परांतक प्रथम के 2 अभिलेख हैं। एक है उत्तर मेरु अभिलेख, फिर दूसरे का नाम भी उत्तर मेरु है, लेकिन यह 919 का बना है और यह 929 में खुदा है। ये दोनों ही किसके हैं? परांतक के हैं। क्लियर हो गया? तो अब हम लोग एक चीज़ याद रखें, क्यों हम गांव पर ज़्यादा बल दे रहे हैं? तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा ग्राम प्रशासन, आप पहले हेडिंग डालिए। ठीक है, आप ग्राम प्रशासन हेडिंग डालेंगे तब तक हम, ठीक है, आपको बताते चलें कि अगर आपसे पूछा जाता है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि चोल प्रशासन की क्या विशेषता है, ठीक है, एक वर्ड में, एक शब्द में आप बताइए कि चोल प्रशासन की क्या विशेषता है, तो बच्चों आप कह देना कि सर देखो, केंद्र में तो यह निरंकुश शासन है, मतलब केंद्र में जो शासन है वह राजतंत्र है और राजा जो है किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, वह केवल परंपराओं के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है ना? एक तो पॉइंट आपने ये चीज़ लर्न कर लिया कि राजा जो है, ठीक है, किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, मतलब केंद्र में निरंकुशता है, लेकिन जो गांव है इसमें क्या है? स्वायत्ता है। तो आपसे अगर पूछा जाता है तो आप सीधे कह देंगे कि सर चोल प्रशासन की खास बात यह है कि यहाँ पर गांव में स्वायत्ता है और केंद्र में निरंकुश शासन है। यही जो है चोल शासन की प्रमुख विशेषता भी है। ठीक है ना? तो अब बच्चों हम ये देखते हैं जो चोल ग्राम हैं, जो चोलों के गांव हैं, ग्राम हैं, ठीक है, ये कितने प्रकार के होते थे? तो आप कहेंगे कि सर ये 2 प्रकार के होते थे। एक है सामान्य जन का गांव और दूसरा है ब्राह्मणों का गांव। ब्राह्मणों का गांव, ठीक है ना? अब आप याद रखिएगा हमको क्या करना है, तो आप कहेंगे कि सर जो ग्राम प्रशासन है, ये देखिए लिखा है, जो ग्राम प्रशासन है यहाँ कौन सी व्यवस्था लागू थी? आप कहेंगे कि सर यह अर्ध गणतंत्र है, अर्ध गणतंत्र है ये। ठीक है, अब इसे आप गणतंत्र क्यों नहीं कह रहे हो? उसके पीछे आप एक संज्ञा क्यों लगा दे रहे हो? अर्ध गणतंत्र क्यों कह दे रहे हो? ठीक है, तो आप कहेंगे सर इसे अर्ध गणतंत्र कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि, पहला पॉइंट याद रखना, क्योंकि यहाँ पर जातिवादी व्यवस्था थी, यहाँ पर बड़वादी विभेदीकरण था, जातिवाद था, बड़वादी यहाँ पर विभेद किया जाता था। यहाँ व्यक्ति को महत्व नहीं था, यहाँ पर आपकी आर्थिक स्थिति का महत्व था। ठीक है, यहाँ पर सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था, सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था, कुछ लोगों को ही मताधिकार था। अब किन लोगों को मताधिकार था अभी हम लोग चल के पढ़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर राजनीतिक अधिकार सबको समान नहीं थे, मतलब पॉलिटिकल राइट्स जो है वो इक्वल नहीं थे। इसलिए आप इसे क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं कि सर यह गणतंत्र तो नहीं कहा जा सकता, कुछ भी कहा जाए, लेकिन इसको गणतंत्र नहीं कह सकते, इसे अर्ध गणतंत्र कहना ही श्रेयस्कर है। ठीक है, अब हमारे सामने अगली बात आती है कि जो ब्राह्मणों का गांव है, हम लोग उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो ब्राह्मणों का गांव है
ब्राह्मण का ग्राम। तो हमको यहाँ पर लर्न करना है कि जो ब्राह्मणों का ग्राम होता है उसे क्या कहा जाता था। आप कहेंगे सर इसकी जो कार्यपालिका है, इसी को मतलब ब्राह्मणों के गांव की जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, इसे महासभा कहा जाता था या पेरुगिरी कहा जाता था। पेरुगिरी कहा जाता था। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हटा करके ऐसे भी कर सकते हैं। पेरुगिरी के नाम से जाना जाता था। और पेरुगिरी के सदस्यों को, मतलब जो कार्यपालिका है उसके सदस्यों को क्या कहा जाता था, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, उन्हें पेरुमक्कल कहा जाता था। पेरुमक्कल क्या है, आप कहेंगे पेरुगिरी के सदस्य हैं। पेरुगिरी क्या है, आप कहेंगे सर इसी को महासभा भी कहते हैं और यह ब्राह्मण के गांव की कार्यपालिका है, यही नियम कानून वहाँ बनाती है। अब हम थोड़ी सी चर्चा आपके सामने और कर सकते हैं कि जो गैर ब्राह्मण हैं उनके गांवों का शासन कैसे होता था, तो उसके लिए भी तो कोई कार्यपालिका होगी। तो आप कहेंगे कि गैर ब्राह्मणों के गांव की कार्यपालिका को गणम कहा जाता था। गणम या कर लीजिएगा, आलू गणम कहा जाता था। आलून गणम के नाम से जाना जाता था। किसे? गैर ब्राह्मणों के गांव के। ठीक है, अब आपको एक चीज याद रखना है, क्लियर, कि क्या मान लीजिए कि एक गांव है और उस गांव में ब्राह्मण भी रह रहे हैं और गैर ब्राह्मण भी रहते हैं, तो उन पर कैसे शासन होगा। तो आप कहेंगे उस गांव में, ठीक है, क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर उस गांव में महासभा भी होगी और गणम भी होगा, मतलब दो संस्थाएं होंगी। ठीक है, और सात मंगलम, उत्तर मेरु अभिलेख में सात मंगलम नामक गांव का उल्लेख किया गया है या ग्राम का उल्लेख किया गया है, जिसमें एक साथ दोनों संस्थाएं मौजूद हैं। ठीक है, अब बच्चों हमको याद रखना है कि जो हमारी महासभा आ रही है या ब्राह्मणों के गांव की जो कार्यपालिका आ रही है, ठीक है, उसका गठन कैसे होता है। ब्राह्मणों के ग्राम की जो कार्यपालिका है या महासभा है या पेरुगिरी है, तो ग्राम की महासभा का गठन कैसे होता है। ठीक है, तो पहली चीज़ आप याद रखिएगा कि गांव को 30 वार्ड में बांटा गया था। किस में बांटा गया था? 30 वार्ड में बांटा गया था। अब ये वार्ड तो आज का शब्द है ना, ठीक है, तो वार्ड को उस समय कुदम्बस कहा जाता था, कुदम्बस। ठीक है, कुदम्बस। और इन्हीं से, इसी मतलब सदस्यों से, 30 वार्डों या कुदम्बस के सदस्यों से ही महासभा बनती थी। मतलब सबसे पहले गांव को आप वार्डों में बांट दीजिए। कितने वार्डों में बांट देंगे, कितने कुदम्बस में बांट देंगे? 30 में बांट दीजिए। फिर ये 30 सदस्य जो चुनकर आएंगे उन्हीं से महासभा का निर्माण होगा। अब यहाँ देखिए चुनाव की विधि क्या है, चुनाव की विधि। तो बच्चों एक बात याद रखना, यहाँ प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए मतदान, पहली चीज़ आप याद रखिएगा, बड़ी चीज़ मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए हमने लिखा है मतदान। नहीं सर, यहाँ पर इन सदस्यों के चयन के लिए कोई मतदान नहीं होता, किसी बैलेट पेपर का प्रयोग नहीं होता, पेपर का प्रयोग नहीं होता। क्लियर? अपितु यहाँ चुनाव की विधि क्या है? आप कहेंगे लॉट विधि है सर, लॉट विधि। अब ये लॉट विधि क्या है? ठीक है, तो आप कहेंगे देखिए यह एक बक्सा है, इस बक्से का नाम क्या है? कुदी बोलाई, बोलाई। देख रहे हैं आप, यह एक बक्सा है, इसका नाम क्या है? कुदी बोलाई। अब जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन प्रत्याशियों का नाम तालपत्र पर लिख करके डाल दीजिए। एक प्रत्याशी पर एक तालपत्र रहेगा। तो मान लीजिए 45 लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो 45 तालपत्र हो गया।
अब इस तालपत्र को इसमें बक्से में या कुदी बुलाई में डाल दीजिए। डालने के बाद उसको मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद किसी अबोध बच्चे या बच्ची को, ठीक है, क्या करें, बुलाएं। और बुलाने के बाद वो करेगा क्या बच्चा, ठीक है, एक एक पर्ची निकालता चला जाएगा और जिसकी पर्ची निकल गई वह चुनाव जीत गया। और वह कितनी पर्ची निकालेगा, 30 ही पर्ची निकालेगा। क्यों 30 पर्ची निकालेगा, क्योंकि 30 ही प्रत्याशियों का चयन या चुनाव होना था, ठीक है। अब प्रत्याशियों की योग्यता क्या है, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप कह देंगे कि सर वह उसी गांव का निवासी होना चाहिए जिस गांव से वह चुनाव लड़ रहा है, ग्रामवासी होना चाहिए, तथा अपनी जमीन पर उसका मकान भी होना चाहिए, उसका मकान भी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, ठीक है। फिर आर्थिक मैटर है यहाँ पर, तो कह रहा है कि प्रत्याशी के पास 1.5 एकड़ या 1/4 बेली क्या है, तो आप कहेंगे कि सर चोल साम्राज्य में भूमि के माप की इकाई है, ठीक है ना। तो 1.5 एकड़ या 1/4 बेली का वह मालिक भी होना चाहिए, ठीक है। और क्या है, आप कहेंगे कि सर प्रत्याशी को वैदिक मंत्र भी आना चाहिए, ठीक है। फिर उसकी आयु क्या होनी चाहिए, तो आप कहेंगे कि सर आयु उसकी 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ठीक है। इससे कम और इससे ज़्यादा पर आप प्रत्याशी नहीं बन सकते, ठीक है। और अब बच्चों एक चीज़ और आता है, अयोग्यता तो आपने देख लिया, भाई अयोग्यता भी तो होगी। अयोग्यता, कौन लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, तो आप कहेंगे सर एक जो पिछले 3 वर्ष से बरियम का सदस्य हो, मतलब पिछली बार जिसका चयन हुआ है पिछले 3 वर्ष से वह बरियम का सदस्य हो या समिति का सदस्य हो, ठीक है, वह चुनाव नहीं लड़ सकता, ठीक है। मतलब ये जरूरी है कि आप पिछले 3 वर्ष से बरियम के सदस्य न हो या समिति के सदस्य न हो। समिति को क्या कहा जा रहा है, ये देखिए हमने लिख दिया समिति, ठीक है। एक पॉइंट आपका खत्म हो गया। दूसरी बात यह है कि जब वह सदस्य रहा हो, किसका, वरियम का या समिति का सदस्य रहा हो, तो उसने कोई घपलाबाजी न किया हो और उसने, ठीक है, आय और व्यय दोनों का लेखा जोखा, ठीक है, अगर नहीं दिया है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। फिर अपराधी के बारे में, भाई कैसे आप दे सकते हैं अनुमति, घपलेबाज को नहीं दे सकते। जिसने आय व्यय का लेखा जोखा न दिया हो उसे आप चुनाव नहीं लड़ने देंगे। बच्चों देखो ये गलत हो रहा है। अब क्या गलत हो रहा है, कैसे अर्ध गणतंत्र है ये, क्यों नहीं ये पूर्ण गणतंत्र है। तो ये देखिए विभेद कर रहा है कि चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी अछूत, ठीक है, न हो। अगर वो अछूत है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। फिर कार्यकाल देखिए आप, ठीक है, आप कहेंगे तो इसका कार्यकाल क्या है, मतलब ये जो ग्राम सभा या महासभा चुनी गई है इसका कार्यकाल क्या है, आप कहेंगे 3 वर्ष है। लेकिन अगर केंद्र चाहेगी तो इसे पहले भी समाप्त कर सकती है। लेकिन केंद्र कब चाहेगी, जब ग्राम सभा ने आय और व्यय का हिसाब न दिया हो या कर को चुकता न किया हो, तो वह समय से पूर्व ही इसको भंग कर सकती है। क्लियर ना। और अब ये देखना है कि ये जो ग्राम सभा है इसकी कार्यप्रणाली क्या है, कैसे यह कार्य करती है, कार्यप्रणाली क्या है। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा, जो ब्राह्मणों की ग्राम सभा है या महासभा है या पेरुगिरी है, ये कैसे कार्य करती है। तो सबसे पहले आपने देखा ये 30 सदस्य चुनकर आए हैं, ठीक है ना। इस 30 सदस्यों को आप 2 भागों में बांट दीजिए, 12 और 18, ठीक है। अब 12 सदस्यों से आप क्या करेंगे, एक संस्था बनाएंगे जिसे क्या कहा जाएगा, तो आप कहेंगे सर संवत्सर वरियम कहा जाएगा।
संवत्सर वरियम कहा जाएगा। अब ये संवत्सर वरियम क्या करेगी, आप कहेंगे ये जो 18 लोग हैं ये कौन है, इसी से वरियम बनाया जाएगा। वरियम मतलब समिति बनाई जाएगी। तो आप कहेंगे कि संवत्सर वरियम का क्या कार्य है, ये जो 18 सदस्य हैं इनके बीच सामंजस्य स्थापित करना। और वरियम का कार्य क्या है, आप कहेंगे गांव में विकास का कार्य यही करती है, गांव में विकास का कार्य यही करती है। तो हम लोग जरा कुछ वरियम का नाम याद रखते हैं क्योंकि हमसे ये पूछा जाता है, ठीक है। तो पहली चीज आता है तोट वरियम। वरियम, तो तोट वरियम क्या कार्य देखती थी, इसका क्या कार्य था, आप कहेंगे कि ये उद्यानों का विकास करती थी, बाग बगीचों का विकास करती थी। उद्यान समिति इसको कह सकते हैं आप हिंदी में, ठीक है। और कौन समिति है, आप कहेंगे एरी वरियम, एरीवरियम, ठीक है। तो एरी वरियम, एरी का मतलब होता है जल, मतलब ग्राम में जलाशय का यह निर्माण का कार्य करती थी, प्यारे बच्चों। और अगला है धर्म वरियम। धर्म वरियम का क्या वर्क है, तो आप कहोगे यार ये है जो दान है, दान कर लो, और मंदिर का जो प्रबंध है, ठीक है, यह धर्म वरियम करती थी, नाम से ही पता है, ठीक है। अब अगला आता है न्यायोत्तर वरियम। न्यायोत्तर वरियम, तो न्यायोत्तर वरियम क्या करेगी, आप कहेंगे यह न्यायिक समिति है सर, गांव के जो झगड़े उगड़े होते हैं उसका यह समाधान करती है। और एक और वरियम आती है उदासीन वरियम। उदासीन वरियम क्या क्या कार्य है, आप कहेंगे कि सर यह सन्यासियों, दो लोगों को देखती है, सन्यासियों को और विदेशियों के हितों की रखवाली करती थी, ठीक है। और एक और आता है करड़ी वरियम। करड़ी वरियम, करड़ी वरियम, तो ये जो करड़ी वरियम है यह क्या वर्क करती थी, तो बच्चों ये जो है खेतों की देखभाल करती थी। खेतों की देखभाल करने के लिए यही संस्था उत्तरदायी थी। क्लियर हो गया। और अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि यहाँ की जो भूमियाँ हैं, भूमि लैंड, उस जरा लैंड के बारे में हम देख लें कि यहाँ गांव की जो लैंड है या साम्राज्य की जो ज़मीनें हैं वो उसमें भी विभेदीकरण था। तो आइए जरा देखते हैं क्या है विभेदीकरण। तो बच्चों अब हमको एक पोर्शन यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या हम देखने जा रहे हैं। तो आप कहिएगा कि सर पहली चीज़ तो एक पॉइंट आप और याद रखना कि ये जो बैठक होती थी, महासभा की बैठक होती थी, इसका अधिवेशन होता था। जैसे बैठक ना कह के आप अधिवेशन कहें तो ठीक रहेगा, अधिवेशन स्थल। तो ये अधिवेशन स्थल कहाँ था यार, देखो या तो किसी मंदिर के प्रांगण में होगा या किसी वृक्ष के नीचे होगा। और सदस्यों को जो 30 सदस्य इनको आप बुलाएंगे कैसे, तो आप कहेंगे कि सर ढोल पीट करके बुलाया जाता था, ठीक है। मतलब जो बैठक होगी, अधिवेशन स्थल है, वह या तो मंदिर होगा या कोई वृक्ष होगा या कुएं की जगत होगी। कुआं, वेल, कुएं की जगत पर भी यह बैठक होती थी। जगत मतलब चबूतरे पर भी यह बैठक होती थी। और सदस्यों को बुलाने की विधि क्या थी, ढोल पीट करके बुलाया जाता था। अब देखिए जो भूमि है ब्राह्मणों को दी जाती है, तो ब्राह्मणों को जो दान दी जाती थी वो दो नामों से जानी जाती थी, एक अग्रहार और दूसरा देवदान। तो अग्रहार भूमि जिस ब्राह्मण को मिलती थी उस ब्राह्मण का कार्य क्या था कि क्षेत्र में शिक्षा का विकास करना। और देवदान क्या है, तो आप कहेंगे सर देवालयों का प्रबंध करता था। और ये दोनों ही जमीनें कैसी हैं, कर मुक्त हैं, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए क्या कोई अन्य संगठन भी है, तो आप कहेंगे सर अन्य संगठन भी है, ठीक है। कौन कौन संगठन है, तो एक तो है मूल परेडियर। मूल परेडियर नाम का एक संगठन है, ठीक है ना। अब ये जो मूल परेडियर है ये क्या करता है, तो आप कहेंगे कि सर ये मंदिर का प्रबंध करती थी। ये जो संस्था है ये मंदिर का प्रबंध करती थी। क्लियर है। फिर इसके बाद है कलनय। कलनय, ये कलनय किसका संगठन है, तो आप कहेंगे शिल्पियों का संगठन है। मतलब आप कह सकते हैं बढ़ई है, सोनार है और लोहार है। सोनार है,
ठीक है, लोहार है, ठीक है ना, और कौन है, बढ़ई, ठीक है, इनका यह संगठन है, कलन है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाता है मणिग्रामम क्या है, मणिग्रामम कैसा संगठन है, तो आप कहोगे कि सर नगरी और ग्रामीण दोनों ही प्रकार के जो व्यापारी हैं उनका संगठन है। या आप कह सकते हो एक शब्द में, यार व्यापारियों का संगठन है, व्यापारी चाहे नगरी हो या ग्रामीण हो सबका संगठन है, ठीक है ना। अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि इनके आय व्यय का साधन क्या है, कैसे ये खर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे इनके खर्च निकलते हैं। तो बच्चों एक पॉइंट आपको याद रखना है कि इनकी आय का मुख्य साधन क्या है, भूमि कर है यार, आय का मुख्य साधन, ठीक है। तो मुख्य साधन क्या है बच्चों, तो आप कहोगे कि सर इनकी आय का मुख्य साधन भूमि कर है, भूमि कर है। कितना लेते थे, 1/6 से लेकर के 1/4 के बीच में कर लेना। और किस रूप में लेते थे, तो आप कह देना कि सर ये कैश में भी लेते थे, नगद भी लेते थे और वस्तु में भी लेते थे, ठीक है, क्लियर। और अब जो अन्य टैक्स हैं उसको भी हम लोग देख लें। तो देखिए अन्य टैक्स जो राज्य की आय का साधन है, अन्य कर या टैक्स, तो एक है पड़िकावल, पड़िकावल कैसा टैक्स है, गांव की सुरक्षा के बदले लिया जाने वाला कर है, मतलब ग्राम सुरक्षा के बदले यह लिया जाता है। दूसरा कौन है, मरम जाड़ी, ये कैसा कर है, आप कहेंगे कि सर ये वृक्षों पर लगता था, वृक्ष कर है, ठीक है। फिर कहता है किडाक कासू। अब ये किडाक कासू क्या है बच्चों, तो आप कहेंगे कि सर ये पशुओं पर लगने वाला कर है, मतलब पशुओं पर यह कर लगता था, क्लियर हो गया। और फिर एक चीज आप और याद रखिएगा, पेबिर यह तेल पर लगता था, तेल की घानी पर, एक घानी में 3 घानी में 1 लीटर तेल निकलता था। तो तेल घानी, तेल आयल, ठीक है, कि तेल घानी पर लगने वाला यह टैक्स है। फिर गृह कर मने इरय कैसा कर है, आप कहेंगे सर हाउस टैक्स है, गृह कर को क्या कहा जाता था उस समय में, मने इरय कहा जाता था। और एक चीज है तट्टोली, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, तट्टोली क्या है, आप कहोगे कि सर स्वर्णकारों पर या सोनारों पर लगने वाला कर है, ठीक है, तट्टोली। अब ये देखिए जो राजस्व आता था उस राजस्व को किस नाम से जाना जाता था, तो यहाँ लिख दिया, देखिए राजस्व को चोलों के काल में आयम कहा जाता था, आयम क्या है, तो आप बता देना कि सर यह क्या है, राजस्व से प्राप्त आय है, तो इस आय को क्या कहा जाता था, आयम कहा जाता था। फिर आपको एक पॉइंट और याद रखना है, ठीक है, वो क्या आता है कि राजस्व विभाग का जो प्रमुख अधिकारी है, तो राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी, तो बच्चों याद रखिएगा राजस्व विभाग का जो प्रमुख अधिकारी हुआ करता था उसे बरी पोत ग के नाम से जाना जाता था, बरी पोत गकक के नाम से जाना जाता था। फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या चोलों के काल में कर मुक्त भूमि भी थी, तो आप कह देना कि यस सर, हाँ सर थी। कौन कौन सी भूमियों पर कर नहीं लगता था, तो आप कहेंगे मंदिर से संबंधित भूमियों पर कर नहीं लगता था, तालाबों पर कर नहीं लगता था, ठीक है, और किस पर, शमशान पर नहीं लगता था, ठीक है, और कहाँ नहीं लगता था, आप कहेंगे कि सर उस स्थान पर जहाँ पशुओं की कुर्बानी दी जाती है या बलि दी जाती है या हत्या की जाती है उस पर भी कर नहीं लगता था। और अछूत जो बस्तियां हैं ये अछूत बस्तियां भी टैक्स फ्री थी, ठीक है। एक वर्ड आप याद रखिएगा, ये आपसे पूछ देंगे समय विलय क्या है, विलय। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि समय विलय क्या है तो आप कह देना
कि ऐसी भूमि है जिसका कर चुकाया नहीं गया, उसे क्या किया जाता था, उसे बेच दिया जाता था। कैसे, मतलब आप याद रखना, ठीक है, कि ऐसी भूमि जिसका कर नहीं चुकाया गया वह उसकी नीलामी कर दी जाती थी, और नीलामी करने के बाद क्या किया जाता था, उससे कर ले लिया जाता था। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे की बातें कर रहे हैं, तो आगे हमारे सामने क्या पोर्शन आता है, जरा हम लोग उसको भी देख लेते हैं। बहुत इजी तरह से मैंने आपको ये मैटर शेयर किया है। तो प्यारे बच्चों, अब ये देखिए व्यापार और व्यवसाय। चोल प्रशासन में जो व्यापार है, व्यवसाय है, इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आप कह दीजिएगा कि सर व्यापार और व्यवसाय से आय का बड़ा भाग प्राप्त होता था। आय का बड़ा भाग व्यापार और व्यवसाय से प्राप्त होता था। ठीक है, और आप ये भी याद रखिएगा कि व्यापार कैसे होता था, तो आप कहेंगे कि सर व्यापार श्रेणियां करती थी। कौन करता था व्यापार? आप कहोगे कि सर श्रेणियां करती थी। ठीक है, और यह श्रेणियां देसी और विदेशी दोनों व्यापार करती थी। देसी और विदेशी दोनों व्यापार करती थी। तो आपको याद रखना है कि जो देसी व्यापार होता था उसको मणिग्रामम नामक श्रेणी करती थी या संगठन करता था, मणिग्रामम। और विदेशी व्यापार कौन करता था? आप कहेंगे सर नाना देशी। नाना देशी नाम की श्रेणी या संगठन किया इस व्यापार को किया करता था। और अब एक चीज़ याद रखिएगा कि व्यापारियों की जो बस्तियां हैं, ठीक है, व्यापारियों की जो बस्तियां हैं, ठीक है, उस बस्तियों को क्या कहा जाता था? आप कहेंगे कि सर व्यापारियों की बस्तियों को हाईलाइट कर लीजिएगा। सब क्वेश्चन है, हमने कोई ऐसी बात की ही नहीं पूरे क्लास के अंदर जो क्वेश्चन ना हो। वीर पत्तनम। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा, हर व्यापारी संगठन का अपना झंडा होता था। क्लियर? तो आपने देखा कि हर व्यापारी संगठन का या व्यापारियों का अपना क्या है, खुद का एक झंडा हुआ करता था। अब आप अगली जो हेडिंग डाल देंगे वो आएगी न्याय व्यवस्था। तो बच्चों आप हेडिंग डालिए न्याय व्यवस्था, मतलब चोलों के काल में न्याय व्यवस्था। तो आपके मन में तो ये बात आ ही चुकी है कि जब राजा राजतंत्र में विश्वास करता है, अपने को देवता मानता है, तो भाई सीधी सीधी सी बात है यार। ठीक है, इसमें कोई कहने की बात नहीं आएगी कि राजा क्या है, सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होगा? राजा होगा। मतलब प्रधान न्यायाधीश कौन है? राजा प्रधान न्यायाधीश हुआ करता था। ठीक है, अब लेकिन न्यायालय को क्या कहा जाता था इस समय, इस युग में न्यायालय को क्या कहा जाता था ना? तो बच्चों ये देखो, न्यायालय को, न्याय व्यवस्था आप हेडिंग डाल दो, न्याय व्यवस्था, ये आपकी हेडिंग हो गई। ठीक है, अब यार ये चीज़ जान ही चुके हो कि राजा ही, ठीक है, वो प्रधान न्यायाधीश था, और न्यायालय को धर्मासन कहा जाता था, और न्यायाधीश को धर्मभट्ट कहा जाता था। ये न्यायाधीश है, न्यायाधीश, और ये क्या है, न्यायालय है। ठीक है ना? और बच्चों एक चीज और, ठीक है, दंड का स्वरूप क्या है? तो आप कह देना यार कि दंड जो है ये मुख्यतः आर्थिक लेते थे। क्लियर है ना? इनका जो दंड होता था वो मुख्यतः आर्थिक होता था। हाँ, अगर हत्यारा है तो हत्या की सजा क्या होगी? आपको 16 गाय, ठीक है, ये दंड के रूप में चुकानी पड़ेगी। जिसकी आपने हत्या किया है उसके परिवार को यह चुकाना पड़ेगा। ठीक है, और अब हमको एक चीज़ और जानना है, वो टॉपिक है हमारा चोल प्रशासन की सैन्य व्यवस्था को आप जान लीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं चोल सैन्य संगठन। तो देखते हैं चोल सैन्य संगठन। तो हम इसको शुरू करें इसके पहले मैं आपको बता दूं कि चोलों की सबसे ताकतवर फौज क्या है? आप कहोगे कि सर जल सेना है या नौसेना है, और यही नौसेना है जिसके कारण
चोलों ने श्रीलंका की विजय किया है, चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया की विजय किया है, और यही सेना है जिसके कारण चोलों ने चीन के साथ अपने राजनयिक संबंध और व्यापारिक संबंध स्थापित किए हैं, और इसी के कारण इन्होंने बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील में बदला है। बंगाल की खाड़ी को इन्होंने किस में बदला? आप कहेंगे कि सर चोलों की झील है, चोलों की झील के नाम से जानी जाती है, ठीक है, राजेंद्र फर्स्ट के काल से, ठीक है। लेकिन अब हमको याद रखना है कि सेना का प्रधान सेनापति कौन है। फिर देखिए, जब राजा है तो राजा ही प्रधान सेनापति होगा, इसके अतिरिक्त वास्तविक सेनापति भी होगा, और वास्तविक सेनापति को क्या कहा जाता था, ये देखिए कर लीजिए। आप कहेंगे कि सर दंडनायक कहा जाता था, महादंडनायक लिखिए, चलिए महादंडनायक, ठीक है, कहा जाता था। और ये सेना कहाँ रहती थी? तो आप कहेंगे सर कड़गम में रहती थी। कड़गम क्या है? आप कहेंगे कि सर सैन्य निवास है या सैनिक छावनियों को कड़गम कहा जाता था, ठीक है। अब इनका जो सेना है, सेना का प्रकार क्या है? सेना का प्रकार, तो बच्चों एक मोटी मोटी बात हम लोग कर देते हैं कि यार सेना में एक तो अश्व सेना होगी ही, मतलब अश्वारोही होगी ही होगी, पैदल तो होगी होगी, ठीक है, फिर हाथी की सेना इनके पास है ही है, और कोई सेना है तो आप कहेंगे कि सर इसके अतिरिक्त इनके पास नौसेना भी है, नौसेना भी दी गई है। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि इनके जो सैनिक हैं उन सैनिकों को क्या अलग अलग प्रकार हैं, तो आप कर लीजिएगा एस सर, सैनिकों के प्रकार, आप हेडिंग डाल दीजिए सैनिकों का प्रकार। तो आइए हम लोग देखते हैं सैनिकों का प्रकार, ठीक है, सैनिकों का प्रकार। तो ये सैनिकों का प्रकार हो गया, ठीक है। तो बच्चों अगर हम सैनिकों के प्रकार की बात देखें तो हमको याद रखना होगा, एक है बणपेर। बणपेर क्या है? तो आप कहेंगे सर राजा के अंगरक्षक। बणपेर कैकोलस इसका नाम है पूरा, कैकोलस। तो आप कहेंगे यह सम्राट के अंगरक्षक है, ठीक है। कुंजिर मल्लर, कुंजिर मल्लर ये कौन है? आप कहेंगे सर हस्ती सेना है या हाथी की सेना है। कुद्दी रच्चे वैगर, कुद्दी रच्चे वैगर ये क्या है? आप कहेंगे सर यह अश्व सेना का नाम है, अश्वारोही है, ठीक है। फिर बच्चों इसके साथ साथ एक और है बिल्लीगल। बिल्लीगल, तो बिल्लीगल क्या है? आप कहोगे कि सर ये धनुषधारी लोग हैं, धनुषधारी लोगों को बिल्लीगल कहा जाता था। अब एक और है बेलकार। बेलकार ये भी राजा के अंगरक्षक ही हुआ करते थे, ठीक है। फिर एक चीज हमको याद रखना है, सैगुंदर। सैगुंदर ऐसे सैनिक हैं, सैगुंदर कौन है? तो आप कहेंगे सर ऐसे सैनिक हैं जो भाला फेंकने का काम करते थे, ठीक है। अब हमें देखना है कि चोल प्रशासन में एक खास बात आपको याद रखनी है, जो बड़ी बात याद रखनी है कि इनका जो वास्तुकला है, चोलों की जो वास्तुकला है उसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जो चोलों की जो वास्तुकला है उसके बारे में अगर हम देखें तो हमको याद रखना होगा क्या चीज़, कि चोलों की जो वास्तुकला है वो कहाँ देखने को मिलती है। तो आप कहोगे कि सर चोलों की वास्तुकला देखने को हमको कहाँ मिल रही है? तो प्यारे बच्चों चोलों की वास्तुकला तो ये जो चोलों की वास्तुकला है इसका सबसे शानदार या सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मंदिर है, मंदिर कला है। और ये मंदिर इनकी किस शैली में बनते थे? आप कहेंगे कि सर द्रविड़ शैली में बनते थे, ठीक है। अब ये जो मंदिर कला है इसके लिए हमारा अलग से चैप्टर है, ठीक है, उसमें हम बताएंगे और इसके तुरंत बाद वही टॉपिक ही लेंगे, ठीक है। द्रविड़ शैली में ये बना हुआ है। और द्रविड़ शैली कहाँ से विकसित हुई है? आप कहेंगे सर पल्लव ने जन्म दिया है। और इसको चरमोत्कर्ष पर कौन लाता है? आप कहोगे कि सर चरमोत्कर्ष तो चोलों ने लाया है, ठीक है बच्चों।
अब हम देखते हैं कि जो इनकी जो द्रविड़ शैली की विशेषता क्या है। देखो वो तो हमने अभी आपसे कह दिया कि उसको हम लोग अलग से देखेंगे, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट आप याद रखना कि द्रविड़ शैली के मंडप के प्रवेश द्वार पर, मंडपम के, ठीक है, प्रवेश द्वार पर, ठीक है, द्वारपाल की मूर्तियां लगाई जाती थी, ठीक है ना बच्चों। लेकिन इसके बारे में आपको पूरा जो विवरण होगा वो हम लोग अलग से ही पढ़ेंगे मंदिर कला के अंदर। लेकिन चलते चलते आप लिख लीजिएगा, फर्गुसन, ठीक है, एक बहुत अच्छे कलाविद हैं और इन्होंने कहा है कि चोल शिल्पियों ने अपने शिल्प की जो डिजाइन किया है, शिल्पियों ने अपने शिल्प की डिजाइन, ठीक है, दैत्याकार किया, मतलब बहुत बड़े रूप में उन्होंने कल्पना किया है। मतलब चोल शिल्पियों ने अपने शिल्प की डिजाइन जो है दैत्याकार किया है, परंतु उसे बनाया कैसे है? आप कहेंगे कि सर जौहरियों की भांति बनाया है, ठीक है। किसने कहा है? तो आप कहेंगे कि सर फर्गुसन ने कहा है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर इनके काल के मंदिर हैं, ठीक है। फिर आइए हम लोग देखते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि चोलों के काल का पहला मंदिर है चोलेश्वर मंदिर। चोल इतिहास शुरू होता है, मंदिर का इतिहास शुरू होता है, चोल मंदिर का इतिहास शुरू होता है चोलेश्वर मंदिर से। और ये चोलेश्वर मंदिर किसने बनाया था? आप कहोगे कि सर विजयालय ने बनाया था, विजयालय ने बनाया है। अब ये मंदिर कहाँ है, किस स्थान पर है? आप कहेंगे सर नरथामलाई में है, नरथामलाई के में स्थित है। दूसरा जो मंदिर है वो है बाल सुब्रमण्यम मंदिर। कौन सा मंदिर? बाल सुब्रमण्यम मंदिर। और ये जो मंदिर है बाल सुब्रमण्यम मंदिर, ये कहाँ है? आप कहेंगे कि सर पहले तो आप ये जान लो कि यह आदित्य फर्स्ट ने इसका निर्माण किया था। और यह मंदिर कहाँ है? कन्नूर में है, कन्नूर में है। और बच्चों इसके बाद है नागेश्वर मंदिर। और ये जो नागेश्वर मंदिर है इसका निर्माता भी कौन है? आदित्य फर्स्ट है और ये नागेश्वर में है, नागेश्वर में स्थित है, ठीक है। फिर सुंदरेश्वर मंदिर आती है, सुंदरेश्वर मंदिर। अब ये जो सुंदरेश्वर मंदिर है ये भी किसका है? आदित्य फर्स्ट का है। और ये कहाँ है? आप कहेंगे कि सर सुंदरेश्वर मंदिर तिरुकट्टल में है, तिरुकट्टल के अंदर है सुंदरेश्वर मंदिर। फिर एक और पॉइंट आता है कोरंगनाथ मंदिर। कोरंगनाथ मंदिर, तो जो कोरंगनाथ मंदिर है ये परांतक का है, परांतक फर्स्ट का है, ये परांतक प्रथम का है, ठीक है ना। और ये कहाँ पर है? आप कहेंगे सर श्रीनिवासन लूर में है, श्रीनिवासन लूर के अंदर है ये, श्रीनिवासन लूर के अधीन है ये, ठीक है बच्चों। एक और हमको बृहदेश्वर मंदिर तो जानते ही हैं यार, ठीक है, फिर भी हम लिख देते हैं बृहदेश्वर मंदिर या तंजौर मंदिर। हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा कि इसकी छाया नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये लाइट हाउस का काम करता था, समुद्र में भटके हुए नाविकों के लिए यह पथ प्रदर्शक था। और पहली बार ये भी कहा था कि बृहदेश्वर मंदिर में ही आकर के द्रविड़ कला शैली अपनी पूर्णता को प्राप्त कर गई है। तो बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर या तंजौर मंदिर, तो ये तंजौर में है। और ये राजराज फर्स्ट का है, पहली चीज़ तो आप याद रखिएगा, राजराज फर्स्ट और उनके बेटे राजेंद्र फर्स्ट का है ये। और ये कहाँ पर है? तंजौर के अंदर है यार। फिर है गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर। और ये कहाँ पर है? तो मेरे बच्चों आप याद रखिएगा कि ये भी राजेंद्र फर्स्ट का है और यह तंजौर के अंदर है, ठीक है। एरावतेश्वर मंदिर की बात आप कर लीजिए, एरावतेश्वर मंदिर, तो ये एरावतेश्वर मंदिर किसका है? ये राजराज सेकंड का है, राजराज सेकंड का है। और ये कहाँ है? ये दारासुरम में है, दारासुरम में है। और फिर एक और मंदिर आता है कंपहरेश्वर मंदिर, कंपहरेश्वर मंदिर। और यह किसका है? राजराज, सॉरी नहीं, राजराज का नहीं है,
ये है कंफरेसर, ये सॉरी कुलतुंग थर्ड का है, ये कुलतुंग थर्ड का ये मंदिर है। और ये कहाँ पर है? तो आप कहेंगे कि सर ये मंदिर त्रिभुवनम में है, त्रिभुवनम में है। लेकिन बच्चों जो आपको याद रखना है चोल कला के बारे में, वह बड़ी बात आपको हम बताने जा रहे हैं, वह आप याद रखिएगा। चोल लोग पहले लोग हैं जिन्होंने नटराज की मूर्ति का निर्माण किया था। नटराज की धातु मूर्ति पहली बार दुनिया में किसने बनाया? चोल शिल्पियों ने बनाया। दूसरी बात भी आपको याद रखना है कि चोल शिल्पी दुनिया के पहले लोग हैं जिन्होंने पहली बार कलियानाग पर बाल कृष्ण को, कलियानाग पर नाचते हुए बाल कृष्ण की मूर्तियों को, धातु मूर्तियों का निर्माण किया है। कलियानाग पर नाचते हुए बाल कृष्ण की धातु मूर्तियों का निर्माण करने वाले चोल लोग दुनिया के पहले लोग हैं। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने एक बहुत ही शानदार टॉपिक को, एक बड़े टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से समाप्त किया है। और मैं सोचता हूँ कि आपको उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर कोई परेशानी आपको होती है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और आज इतना ही। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक बच्चों।